हेलो गाइस, वेलकम टू हिंदी साहित्य और काव्य। मैं विक्रमादित्य राव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट वीडियो है। आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम कार्बन और उसके कंपाउंड्स के साथ डील करेंगे। कार्बन क्या होता है, उसके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, वो किस टाइप की बॉन्डिंग करता है, उसका नेचर कैसा है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन क्या है। कार्बन एक नॉन मेटल है जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 6 होता है और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2,4 और इसकी वैलेंसी होती है 4। ठीक है, अब जो कार्बन है वो सभी लिविंग स्ट्रक्चर्स में कहीं ना कहीं, ह्यूमन बॉडीज से लेकर फूड तक, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में भी और अर्थ के क्रस्ट में भी प्रेजेंट होता है। और कार्बन के लिए एक अलग सी ब्रांच बनी है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम सिर्फ कार्बन के ऊपर ही डील करते हैं। ओके, तो अब कुछ बातें जान लेते हैं कार्बन के बारे में कि ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर मेड ऑफ कार्बन एंड कार्बन इज प्रेजेंट in earth crust at a specific amount, that is 0.02%, and it is present 0.03% in atmosphere in the form of carbon dioxide। यानी कि जो हमारा कार्बन है वो अर्थ के क्रस्ट में डिफरेंट प्योर मिनरल्स के फॉर्म में 0.02% प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में 0.03% प्रेजेंट है। ये बात होगी कार्बन के बारे में। अब हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो किस टाइप की बॉन्डिंग करता है। ठीक है, जैसे बाकी कंपाउंड्स करते हैं आयनिक बॉन्डिंग, तो कार्बन जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्डिंग को समझेंगे। इसमें हमें सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग को समझना है, इसके ऊपर ज़्यादा डील नहीं करना है, सिर्फ मीनिंग जानना है ताकि कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग के बीच में एक डिफरेंस हमें अच्छे से पता चल सके। ओके, तो आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग मीन्स द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। यानी कि हमारी आयोनिक बॉन्डिंग जो होती है उसमें हम या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। और आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करते समय हमारे ऊपर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस जो है वो आ जाते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं कार्बन की, अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग की। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। मतलब जो हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को गेन यानी पूरी तरह से लेते भी नहीं है और पूरी तरह से देते भी नहीं है, हम उसकी शेयरिंग करते हैं। ये शेयरिंग वर्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ये इसकी पूरी डेफिनेशन को एक परफेक्ट जो है लुक देता है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है उसमें आयंस नहीं बनते हैं, इसलिए मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड्स नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कार्बन की कि कार्बन आयोनिक और कोवेलेंट
बॉन्डिंग में से क्या करता है? तो हमारा जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। क्यों? इसका रीज़न कभी कभी पूछ लेते हैं कि वाई कार्बन डू कोवलेंट बॉन्डिंग विथ अदर एटम्स। बहुत सिंपल इसका रीज़न है। हमने कार्बन का एटॉमिक मास देखा है 6 होता है, मतलब वैलेंसी कितनी हो गई 4। अब अपने आप को स्टेबल करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो किसी भी एटम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करना आसान होता है? नहीं, क्योंकि गेन करने में और लूज करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, इसीलिए कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट मतलब जब किसी जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्टेट कहते हैं। तो अभी कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं लेता। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और वो जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है इन्हें लूज भी नहीं करता अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। क्यों? सेम रीज़न, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन गेन करने में इतनी एनर्जी लग रही है तो लूज करने में भी तो इतनी एनर्जी लगेगी। इसलिए कार्बन क्या करता है? कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, यानी कि कार्बन ना ही अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से किसी एटम को देता है और ना ही पूरी तरह से किसी एटम से लेता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है कि कार्बन जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग क्यों करता है। अब कार्बन किस किस के साथ कोवलेंट बॉन्डिंग करता है? तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ, दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ और खासकर कार्बन कंपाउंड्स के साथ, अदर कार्बन एलिमेंट्स या कार्बन कंपाउंड्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की जो है शेयरिंग करता है। तो अगर आपसे कोवलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन पूछेंगे तो आप ये लिख सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स आर टाइप ऑफ बॉन्ड in which you do not give your electron nor you accept an electron. An atom share its electron with other atom. So carbon does the same. It share its electron with other one. अब एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब आयनिक बॉन्डिंग होती है तो क्या होता है कि अगर कोई एटम, ठीक है, अगर कोई एटम, कार्बन की बात कर लेते हैं, अगर कार्बन आयनिक बॉन्डिंग करता, वैसे तो नहीं करता लेकिन अगर करता, तो अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता तो वो C4+ कैटायन बनाता, और अगर वो लूज करता तो वो C4- आयन बनाता। गेन करता तो C4- बनाता, और अगर लूज करता तो C4+ बनाता। लेकिन कार्बन ना ही गेन करता है ना ही लूज करता है। क्यों? क्योंकि उसका वैलेंसी 4 है और किसी भी एटम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए कार्बन एटम्स की शेयरिंग करता है। तो आप ये लिख सकते हैं एक पॉइंट कि कार्बन इसलिए भी और कि कार्बन C4+ का एनायन या C4- का कैटायन बना के जो है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं कर पाता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज करना किसी एटम के लिए इजी नहीं होता। ओके, तो ये भी आप एक पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन से ही रिलेटेड कुछ और एलिमेंट्स की और बॉन्ड्स को समझते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स को मतलब अभी हमने समझा कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन भी शेयर किए जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर किए जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, वो 3 टाइप की होती है। सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग,
डबल कोवेलेंट बॉन्डिंग और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। इन तीनों को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिसका एग्जांपल है हाइड्रोजन। तो अब मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। ओके, अब हम जानते हैं कि जब दो हाइड्रोजन एटम मिलते हैं तब जाके एक एटम बनता है। मतलब एक हाइड्रोजन के पास इसका सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। इनको अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये वाला हाइड्रोजन एटम क्या कहता है कि यार मैं अपना एक जो है एटम इलेक्ट्रॉन वो बीच में रख देता हूँ, और ये वाला हाइड्रोजन एटम क्या कहता है, हाँ मैं भी रख देता हूँ। तो ऐसे ये दोनों अपना एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में रख देते हैं और अपना H2 का जो कंपाउंड है वो पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन रखा और इस हाइड्रोजन एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन रखा, तो इनके बीच में बनेगा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। क्यों बनेगा सिंगल बॉन्ड, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है और बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग जब सेम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक शेयर करता है उतने ही दूसरे भी शेयर करता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस हाइड्रोजन एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इनके बीच की बॉन्डिंग क्या हो गई, 1। ठीक है, तो जो सिंगल बॉन्डिंग है उसको हम इस डैश के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं 2 एटम्स के बीच में, अगर उनके बीच में सिंगल बॉन्डिंग हुई है तो। ओके, मतलब सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन बिटवीन 2 एटम्स। एग्जाम्पल हाइड्रोजन। अब बात करते हैं डबल बॉन्डिंग की। ठीक है, अब ये डबल बॉन्डिंग क्या है, डबल बॉन्डिंग में जो होता है वो क्या होता है कि जैसे सिंगल बॉन्डिंग में क्या होता है, दोनों एटम एक एक जो है अपना एटम्स बीच में रखते हैं। ठीक है, डबल बॉन्डिंग में दोनों एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रखते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो 2 2 2 2, ये इस ऑक्सीजन एटम के 6 हो गए। ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके 2 2 4 2 6, तो इसके 6 हो गए। अब बीच में इन्होंने कितने रखे, इस ऑक्सीजन एटम में अपने बीच में इलेक्ट्रॉन कितने रखे, 2। इस इलेक्ट्रॉन ने कितने रखे, 2। तो अब आप इन बता सकते हैं कि इनके बीच जो बॉन्डिंग हुई है वो कौन सी है। यस, इनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई है वो है डबल बॉन्डिंग। तो हम कह सकते हैं कि इन 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्डिंग हुई है, जिसे हम 2 डैशेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसी को कहते हैं डबल बॉन्डिंग। अब ट्रिपल बॉन्डिंग क्या होती है, तो ट्रिपल बॉन्डिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है नाइट्रोजन। ओके, नाइट्रोजन इज अ गुड एग्जांपल। अब ये नाइट्रोजन है, ये दोनों नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। ओके, सॉरी 5 ही होते हैं, 3 और 2 5, ये 2 एक्स्ट्रा बना दिए। ठीक है, 5 होते हैं, ये 5 होते हैं। ठीक है, ये एक नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 और 1 2 3, ये दूसरे नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इन दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स ने कितने एटम शेयर किए हैं, इस नाइट्रोजन एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इस नाइट्रोजन एटम ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में जो बॉन्डिंग बनी है वो कौन सी बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग, जिसको हम 3 डैशेस से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्लियर हो गया है।
एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके, तो ये होती है सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। बॉन्डिंग सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्डिंग तब कहलाएगी, सिंगल बॉन्डिंग कब कहलाएगी, जब दोनों एटम्स अपनी तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करें तो सिंगल बॉन्डिंग कहलाएगी। ठीक है। डबल बॉन्डिंग जब दोनों एटम अपनी तरफ से दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो डबल बॉन्डिंग कहलाएगी। और ट्रिपल बॉन्डिंग जब तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम शेयर करें तो ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। सिंगल बॉन्ड को सिंगल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल बॉन्ड को 2 डैशेस से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को 3 डैशेस से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर है। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है टॉपिक की तरफ। ये तो बात होगी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की। ठीक है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। अब कुछ बातें जान लीजिए कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में। कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीम टू हैव स्ट्रॉन्गर बॉन्ड within the molecule, but intermolecular forces are weak. This gives rise to low melting and boiling point of these compounds. Since electrons are shared between atom and no charge formed, such covalent compounds are generally poor conductor of electricity. कहने का मतलब है कि जब कोवलेंट बॉन्ड्स के बीच में मॉलिक्यूल्स को लेके बॉन्डिंग होती है तो उनका बॉन्ड जो है वो बाहर से तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग में बाहर से तो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन अंदर से वो वीक होता है, जिसके कारण इनका लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि इनके बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच में चार्ज डेवलप नहीं होता, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जिसके कारण ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, एग्जाम्पल मीथेन है, इथेन है। ठीक है, ये सारे कार्बन के ही एग्जाम्पल्स है। ओके, अब समझते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ओके, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? ठीक है, तो आइए समझते हैं। जो कार्बन है उसके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलोट्रॉप्स होते हैं। पहला होता है डायमंड, जो सब लोग जानते हैं। दूसरा होता है ग्रेफाइट, जिसकी हमारी पेंसिल की लीड, निब या नोक जो भी बोलते हैं आप, वो बनी रहती है। और तीसरा होता है बकमिंस्टर फ्लोरीन। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। और बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में हमारी टेक्स्ट बुक में ज़्यादा नहीं दिया है, तो जितना दिया है हम उतना ही इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में जान लेते हैं। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और इसके जो है मतलब आप 6 to 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन present or you can say the allotropes of carbon are in different forms like diamond, graphite and Buckminster fluorine, BuckminsterFullleRene। ये पूरी स्पेलिंग बकमिंस्टर फ्लोरीन की एक साथ ही लिखनी है। ओके, सेकंड पॉइंट है कि जो डायमंड और ग्रेफाइट है उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। कैसे? बहुत सिंपल है। फिज़िकल प्रॉपर्टी मतलब जो वो एक्चुअल में दिखते हैं। ठीक है, जो उनकी रियलिटी है, जिसके बेसिस पर हम उनको डिफ़र करते हैं। तो क्या रियलिटी है? डायमंड जो है बहुत ही ज़्यादा शाइनी, हार्ड और बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं
एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर का बना हुआ एक कार्बन का एलोट्रॉप है। वहीं ग्रेफाइट की बात करें तो वो डार्क कलर का होता है, ठीक है, वो जल्दी से स्क्रैच हो जाता है और वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। वो डायमंड भी होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट फॉर एन एग्जांपल, तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा वेरी करती है, लेकिन इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट की तरह से मार्क भी कर सकते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट की जो है फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी बट दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, बिकॉज डायमंड इज वेरी शाइनी सब्सटेंस एंड वेरएज ग्रेफाइट इज अ डार्क ब्लैक कलर सब्सटेंस विच कैन बी स्क्रैच, यानी कि वो घिस सकता है, लेकिन डायमंड कभी भी घिस या आसानी से टूट नहीं सकता। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कि डिफरेंस लाई इन बोथ इज द बॉन्डिंग ऑफ कार्बन एटम इन बोथ डायमंड एंड कार्बन। अब इनकी जो वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है इनका स्ट्रक्चर। जो डायमंड है उसमें जो एक कार्बन एटम है वो 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ के एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। लेकिन ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम जो है वो 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ सेम प्लेन पर एक हेक्सागोनल एरे को फॉर्म करते हुए एक स्ट्रक्चर बनाता है। यानी डायमंड और ग्रेफाइट दोनों में कार्बन ही है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कितनी वेरी कर सकती है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा डायमंड को लेकर, डायमंड के स्ट्रक्चर को लेकर, कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एंड जो आपका फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा ग्रेफाइट को लेकर, वो हो जाएगा, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। ओके, ये तो बात हो गई डायमंड और ग्रेफाइट की, दोनों की हमने दो चीज़ें अच्छे से पढ़ ली। अब हम बात करते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन की। बकमिंस्टर फ्लोरीन, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं या इसके ऊपर एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं, डैट फ्लोरीन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। इट इज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई वॉज लाइक द geodesic domes designed by the US architect Buckminster Fuller. The molecule was named fluorine. अब मैंने क्या कहा, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा। मैंने ये कहा कि जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है, इसे जो फ्लोरीन नाम के एक साइंटिस्ट है उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने ये देखा कि इस बकमिंस्टर फ्लोरीन का जो शेप है वो किस तरह का है, वो है फुटबॉल के शेप में। यानी कि जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है वो पेंटागन और हेक्सागन का कलेक्शन है, जो कि एक फुटबॉल का शेप जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। बस इतना ही है हमारा फ्लोरीन के बारे में। ओके, तो दैट्स इट। अब मैं सारे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के सारे पॉइंट्स एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन प्रेजेंट लाइक डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। सेकंड, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव widely varying physical and physical property, but they have similar chemical property. Third,
Difference lie in both is the bonding of carbon atom in both diamond and carbon. Fourth, in diamond, each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms, forming a rigid 3-dimensional structure. Okay. Fifth, in graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. Okay. And last point, fluorine forms another class of carbon allotrope. The first one to identify was like the geodesic domes designed by the US architect Buckminster Fuller. The molecule was named fluorine क्योंकि इसे बकमिंस्टर फ्लोरीन ने जो है फाउंड किया था, तो इसका नाम जो है फ्लोरीन लग दिया गया। अब हम बात करते हैं हमारा आज के लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसके बारे में हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स पढ़ने हैं। आपकी बुक में से 2-2 पैराज में छापा गया है, इसलिए मैं आपको उतना ही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनिए। एक छोटा सा नोट लिख लीजिए वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के ऊपर कि द नेचर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इनेबल कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। 2 फैक्टर नोटिस इन केस ऑफ कार्बन आर। और वो 2 फैक्टर क्या है? पहला है कैटिनेशन, दूसरा है टेट्रावैलेंसी। खत्म। अब कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी क्या है, बस इसको समझ लीजिए। सबसे पहले कैटिनेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। Unique ability to form bond with other atom of carbon rise to large molecule. This property of carbon is called catenation. These compounds have long chain of carbon linked with single, double or triple bond. Compound of carbon which are linked by only single bond between them are called saturated compound, and compound of carbon having double and triple bond between them is called unsaturated compound. Okay. अब सबसे पहला जो हमारा वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कार्बन लंबी लंबी चेन्स को, ब्रांचेस को या फिर रिंग्स की शेप में अपने आप को फॉर्म कर सकता है। ओके, यानी कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेन, ब्रांच और रिंग में बन सकता है। नेक्स्ट है कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड में कंबाइंड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में भी कंबाइंड होते हैं और डबल बॉन्ड में भी कंबाइंड होते हैं। जब कार्बन एटम्स, ध्यान से सुनिएगा, जब कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उन्हें हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, और जब कार्बन एटम डबल या ट्रिपल इनमें से कोई भी एक बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलते हैं। ओके, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं सेकेंड नेचर ऑफ कार्बन की, दैट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मीन्स कार्बन हैज वैलेंसी 4। टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी यानी वैलेंसी, तो कार्बन हैज वैलेंसी 4 and it is capable for bonding with other compound of carbon or formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, chlorine, sulfur, etc. Bond that carbon form with most other element are very strong and these are stable. ठीक है। अब जो हमारा कार्बन है वो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या शो करता है, दैट इज टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होती है? टेट्रा मतलब 4 और वैलेंसी मतलब आप समझते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो हमने पढ़ा है कि कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ना ही लूज करता है, इसलिए वो दूसरे एटम्स के साथ क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का दूसरे एटम के साथ, इन कार्बन के ही एटम को छोड़ के, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, इनके साथ भी कार्बन का बॉन्ड बनाना, यानी कार्बन सिर्फ
कार्बन कंपाउंड को छोड़ के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके साथ जब बॉन्ड बनाता है तो हम उसकी इस प्रॉपर्टी को टेट्रावैलेंसी कहते हैं। ये सारे बॉन्ड्स जो कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर के साथ बनाता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बनाता है, ये जो बॉन्ड होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है कि जो कार्बन है उसका जो स्ट्रक्चर होता है या एटॉमिक साइज आप बोल लीजिए, वो कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। छोटा एटॉमिक साइज होता है तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस का फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, तो छोटा साइज होने के कारण जो कार्बन है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उसके बॉन्ड थोड़े बहुत वीक होते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा, लेकिन एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कार्बन के ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनते हैं वो साइज में थोड़े से तो बड़े होते ही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ही छोटे होते हैं, थोड़े से बड़े तो होंगे ही। तो वो जो थोड़े से बड़े साइज जो बन जाते हैं ना कार्बन के एटम्स के, है ना, वो क्या करते हैं, जो कार्बन की स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखने की, उसको थोड़ा वीक कर देते हैं, जिसके कारण जो कार्बन है वो बीच में से वीक हो जाता है लेकिन बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखता है। तो आप ये लिख सकते हैं टेट्रावैलेंसी के लिए, क्योंकि सेकंड वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, कि कार्बन हैज़ अ वैलेंसी 4 and it is capable of bonding with other compound of carbon formed with oxygen, hydrogen, chlorine, sulfur and nitrogen, etc. Bond that carbon make with most other element are very strong and these compound are exceptionally stable. Reason for strong bond of carbon is because carbon is a small size atom and it can hold electron easily and a little bit strongly. But somewhere bonds formed by element have a bigger atom due to which it becomes a bit weaker in between. Okay, तो ये थी आपके टेट्रावैलेंसी की फुल डेफिनेशन। अब बढ़ते हमारे आज के लास्ट टॉपिक, दैट इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। बहुत सिंपल है। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन जो है वो दूसरे एटम के साथ, चाहे वो कार्बन के दूसरे एटम हो या हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन इनके दूसरे एटम हो, उनके साथ जब वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। और जब कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है उसे हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, तो यही था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का मतलब। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन दूसरे अदर एटम्स के साथ या कार्बन एटम के साथ ही सिंगल बॉन्ड बनाकर जो है चेन, ब्रांच या रिंग बनाता है, इसे हम सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहते हैं। और जब कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम या दूसरे एलिमेंट्स के साथ तो उसे हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स, और जिसके अंदर हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और ये जो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन ये सब होते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो एंड एसेक्ट्रा सेक्ट्रा सेक्ट्रा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक, दैट इज चेन, ब्रांचेस एंड rings. Stay safe, stay healthy.
ओम साई राम।